नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मई में खाने के तेलों के आयात 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। इंपोर्ट 40% घटकर 7,07,000 टन रहा। लॉकडाउन के कारण होटल रेस्टोरेंट बंद होने से पाम तेल की आयात में सबसे ज्यादा गिरावट। विदेशी बाजारों से कमजोर संकेतों के तेल तिलहन में गिरावट। मलेशिया में स्टॉक बढ़ने से सीपीओ 2% गिरा। सोयाबीन, सोया तेल और सरसों पर भी दबाव। उत्पादन कटौती की टाइमलाइन बढ़ाने पर ओपेक और रूस में मतभेद से क्रूड में गिरावट। ब्रेंट 3 महीने के ऊपरी स्तर से गिरकर $39 के करीब। घरेलू बाजार में हल्की कमजोरी। कल की तेज गिरावट के बाद सोने चांदी में हल्की रिकवरी। एमसीएक्स पर सोना 46,300 रुपए के ऊपर। चांदी में भी हल्की बढ़त। अमेरिका चीन में तनाव से निचले स्तरों पर खरीदारी। अमेरिका चीन में बढ़ते तनाव से बेस मेटल्स फिसले। निकल, कॉपर और जिंक पर सबसे ज्यादा दबाव। लेड छोटे दायरे में कारोबार। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दवानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है। नवनीत, आपसे जानना चाहेंगे पहले आपकी आज की टॉपिक्स क्या हैं? गुड आफ्टरनून मनीषा। हमने देखा है लास्ट 2-3 दिनों में गोल्ड पे प्राइसेस में थोड़ी अच्छी गिरावट देखने मिली है और जो अनसर्टेनिटीज है ग्लोबली वो कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइसेस में ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि जो टेक्निकल ब्रेकडाउन आया है 1710 के नीचे वो प्राइसेस को करीब और $20 से $25 नीचे ले जा सकता है। मैं 46,425 के आसपास गोल्ड सेल करना चाहूंगा। 46,600 का आप स्टॉप लगाइए एंड 46,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि 3 बेस मेटल में काफ़ी सेलिंग प्रेशर आज लास्ट 1-2 दिनों में देखने मिल रहा है। तो चाइना यूएस के चलते जो ट्रेड टेंशन बढ़ गया है और जो हमने लास्ट कुछ दिनों में पुल बैक देखा है उसका हमको प्रॉफिट टेकिंग अभी देखने मिल रहा है। 421.50 के आसपास कॉपर सेल किया जाए। 424 का आप स्टॉप लगाइए एंड 417 के नीचे का टारगेट देखने मिल सकता है। अनुज, आपकी टॉपिक्स कहाँ हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज में? ये हफ्ता एक्चुअली एग्रीकल्चर के नाम है क्योंकि हमने काफी सारे रिफॉर्म्स आते हुए देखे हैं। मॉनसून की चाल अब बेहतर है। इन सब का कितना असर एग्रीकल्चर पर है? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। हमने सबसे पहले कपास को चुना है क्योंकि कॉटन में हमने काफ़ी रिकवरी होते हुए देखी है। तो एमसीएक्स कपास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट करीबन 1005 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 980 का रहेगा। टारगेट करीबन 1040 तक देखने को मिल सकता है। वहीं जैसा कि हमने देखा है कि पाम ऑयल में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, तो हमें लगता है कि क्रूड पाम ऑयल के अंदर अभी भी बाय करके चल सकते हैं क्योंकि इंपोर्ट्स काफ़ी कम है। तो एक 640 के आसपास बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 625 का रहेगा। टारगेट करीबन 675-680 तक हो सकता है। तो एडिबल ऑयल में अभी भी तेजी है, तो हमें लगता है कि क्रूड पाम ऑयल में बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन नवनीत, आपसे कच्चे तेल के ऊपर एक बार और यहाँ पर वापस आना चाहूंगी क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली जारी होते हुए देखी है। अगेन ओपेक और रशिया के बीच में जिस तरह की बातचीत चल रही है उसका असर यहाँ पर प्राइसेस में है। लेकिन जितने भी पॉजिटिव सेंटिमेंट थे, चाहे वो डिमांड रिकवरी है, आउटपुट में कटौती है या फिर बाजार देख रहे हैं कि स्टिमुलस मेजर्स काफी सारे आ रहे हैं, डॉलर में हमने गिरावट आते हुए देखी है, आप कहेंगे ये सारी जो पॉजिटिव खबरें हैं एज ऑफ नाउ इन द प्राइस हैं? जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि सारी की सारी पॉजिटिविटीज प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुकी है और टेक्निकल पैरामीटर्स में बट एक चीज है कि यहाँ से $1.5 से $2 की अभी भी पॉसिबिलिटी है कि और अपसाइड देखने मिल सकता है। तो मेरा मानना ये है कि काफी सारी पॉजिटिविटी फैक्टर इन हो चुकी है। जो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली बुलिश बायस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्लस जो ओपेक की मीटिंग को लेके शफलिंग हुआ है, जैसे डिसीजन हुआ आज होगी मीटिंग और फिर पोस्टपोन हो गई अगले, चलते भी थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी या वॉलेटिलिटी प्राइसेस में हमको देखने मिली है। बट शॉर्ट 30 से 40 रुपए वॉलेटिलिटी यहाँ पर प्राइसेस में काफी ज्यादा रही है, लेकिन कुछ बहुत मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ से फिलहाल कच्चे तेल के प्राइसेस में है। लेकिन अब रुक करेंगे मंडी की खबरों पर। देश में लॉकडाउन के कारण खाने के तेलों के इंपोर्ट में खासी कमी आई है। मई की आयात में करीबन 40% की गिरावट है जो अब 7,07,000 टन के करीब हुई है।
जो कि मई महीने में 11 साल का सबसे निचला स्तर है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स बंद होने के कारण पाम तेल के आयात में सबसे ज्यादा कमी आई है। नवंबर से चालू मौजूदा ऑयल सीजन में करीबन इंपोर्ट जो है वो 83 लाख टन से गिरकर 68 लाख टन के करीब रहा है। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ईडी बीवी मेहता। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। क्लियरली कंजम्पशन की मांग में यहाँ पर कमी देखने को मिली ही है, हम इसके बारे में बात भी करते रहे हैं और अब जो डेटा यहाँ पर जारी किया गया है उसमें काफी क्लियरली नजर आता है कि इंपोर्ट जो है उसमें करीबन 40% की गिरावट हमने मई के महीने में आते हुए देखी है। किन तेलों में कम गिरावट देखने को मिली है, कहां पर आपको लगता है कि आगे जाके इंपोर्ट अब बेहतर हो जाएगा? बेसिकली जो गिरावट आई है वो पाम ऑयल पे ज्यादा है। और इफ यू रिमेम्बर कि लास्ट ईयर इतना ऑलिन आ रहा था जो ड्यूटी के बेनिफिट के वजह से, तो ऑलिन एकदम कम हो गया है। अगर आप देखें लास्ट ईयर जो 7 महीने में कम से कम 16 लाख टन पामोलिन आया था, ये साल खाली 4 लाख के करीबी पामोलिन आया है। तो सबसे ज्यादा गिरावट है ये पामोलिन में आई है। सोया और सनफ्लावर का तो इंपोर्ट थोड़े बड़ा है। एक रीजन वो भी है कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन में आज ज्यादा सनफ्लावर तो सोयाबीन ऑयल की डिमांड रही है और छोटे पैकिंग में 1 लीटर 2 लीटर में ज्यादा डिमांड रही है। जो पामोलिन की गिरावट का मेन रीजन ये भी है कि होरेका, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन सारे बंद है और मैक्सिमम कंजम्पशन 80% पामोलिन का कंजम्पशन होरेका सेक्टर में थे और खासकर अप्रैल में होरेका टोटली बंद है। जून में भी थोड़ा खुलेगा पर ऐसा लगता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 और महीने में और गिरावट आएगी इंपोर्ट में और उसके वजह से पामोलिन की डिमांड भी कम होगी और इंपोर्ट भी कम होगा। इनफैक्ट अगर हम देखें तो टोटल इंपोर्ट जो लास्ट ईयर हमने 15 मिलियन के करीब को किया था, आई वॉन्ट बी सरप्राइज ये साल नवंबर अक्टूबर के में हार्डली 13 मिलियन और इसे तो 12.5 मिलियन ही इंपोर्ट होगा। कम से कम 2 से 2.5 मिलियन कम होगा। सेम वे जो कंजम्पशन है वहां भी फर्क पड़ेगा। नॉर्मली हमारा एस्टिमेट कंजम्पशन 23 मिलियन लास्ट ईयर का था, ये साल लगता है कि उसमें भी काफी कटौती आएगी और आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि भाई 21 मिलियन का ही कंजम्पशन हो जाए। हाँ जी, तो खासी गिरावट की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो हमने मई के महीने में होता हुआ देखा है मिस्टर मेहता, आपको लगता है जून में कुछ वहां पर इंप्रूवमेंट आएगी? क्योंकि काफी सारी स्टेट्स अब यहाँ पर धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने लगी हैं। आपने ओवरली ईयरली के हिसाब से बताया कि यहाँ पर गिरावट अब देखने को मिलेगी क्योंकि पिछले 2 महीने खासे अच्छे नहीं गए, लेकिन मंथ ऑन मंथ की अगर बात करें तो ये जून का महीना, जुलाई का महीना, किस तरह की इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं? जून जुलाई में इंप्रूवमेंट होगा ही क्योंकि अभी पाइपलाइन भी खाली हो रही है जी। तो हो सकता है कि भाई जून में जो 7 लाख की जगह में 9 से 10 लाख टन का और जुलाई में भी 10 लाख टन का इंपोर्ट है। नॉर्मली हमारा जो इफ यू लुक एट बैक टू द रिकॉर्ड, जून जुलाई अगस्त सितंबर अपने लिए लीन पीरियड है, लोकल अवेलेबिलिटी अभी मैक्सिमम इंपोर्ट है। केवल मई में अगर लास्ट 5 साल का हम एवरेज देखें तो 12 लाख टन का था, उसके सामने 7 लाख टन आया है। ऐसे ही जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एवरेज 12 से 13 लाख टन की है, तो लगता है उसके सामने 9 से 10 लाख टन नहीं आएगा, तो कम से कम 1 मिलियन टन अगले 4-5 महीने में और कम आएगा। मिस्टर मेहता, तो और प्राइसेस में अब आपको क्या लगता है आगे जाके किस तरह का रुझान रह सकता है? जैसे जैसे बाजार खुलेंगे, जैसे जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर अब अगले हफ्ते से खुलना शुरू हो जाएंगे काफी सारे स्टेट्स में, क्या उसकी डिमांड यहाँ पर वापस निकल के आएगी? क्या आप प्राइसेस को उससे सहारा मिलता हुआ देखते हैं? नहीं, प्राइसेस में 2 चीजें, एक तो मस्टर्ड है। आज सबसे ज्यादा डिमांड अगर निकली है तो मस्टर्ड ऑयल की निकली स्मॉल पैक में, और फॉर्चुनेटली ये साल हमारा क्रॉप भी ऐसा था, कम से कम 80 लाख टन का क्रॉप था और आज मस्टर्ड में सबसे ज्यादा डिमांड है। सो फॉर पामोलिन इज कंसर्न, जो अभी है कुछ 2360 रिंगिट है, उसमें मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता, ऊपर जाने की उम्मीद नहीं करता हूँ। उसके 2 रीजन है। एक तो palm oil palm is entering into the high cycle period of production, और सेकंड जो पाम नॉर्मली यूज होता था कम से 5 मिलियन टन बायोडीजल में, बायोफिल में, ऐसा लगता है वो कम होगा, 5 मिलियन कम होगा। तो उसका मतलब फ्रॉम फ्यूल बास्केट वो अपना फूड बास्केट में आएगा, तो थोड़ा प्रेशर आएगा। एक्सेस सप्लाई एंड डिमांड के अगर सिचुएशन देखे तो सप्लाई इज एक्सेस ऑफ द डिमांड, तो नेचुरली इट विल पुट अ प्रेशर ऑन द प्राइस, प्रेशर आएगा। उसके वजह से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता कि प्राइस ऊपर जाए। और लोकल प्राइस कंफर्टेबल है। आज भी मस्टर्ड की तो एबो एवरेज भी चल रहे हैं, मस्टर्ड सीड की सोयाबीन का खत्म हुआ है। और जो एक गवर्नमेंट ने जो सारे बूस्टर दिया है
वो भी एक सेंटीमेंट चेंज हुआ जी। है। दूसरा बारिश का जो रिपोर्ट है वो भी एक अच्छी सेंटीमेंट के लिए है कि भाई अभी ये साल अपने अच्छे क्रॉप की उम्मीद करते हैं। तो Absolutely. इसके वजह से लगता है कि भाई भाव में ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद मैं नहीं देख रहा हूँ। फसल अच्छी होने की उम्मीद है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की वजह से सेंटिमेंट यहाँ पर सुधरा है, मॉनसून बेहतर होने की उम्मीद है, तो इन सब का प्रेशर जो है हम यहाँ पर काफी हद तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे बनता हुआ देखेंगे। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा ब्यौरा उस सेक्टर के बारे में समझाने के लिए। अनुज, आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो खाने के तेल की बात करेंगे, यहाँ पर किस तरह के प्राइसेस अब आगे जाके रह सकते हैं? मनीषा जी, अगर हम पिछले महीने की बात करें तो करीबन 6% क्रूड पाम ऑयल में तेजी देखने को मिली है और ऑलमोस्ट करीबन 2.25% के आसपास रिफाइंड सोया में तेजी रही है। तो लॉकडाउन खत्म होने की वजह से, मतलब ओपन होने की वजह से धीरे धीरे जो डिमांड है वो यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि इंपोर्ट्स काफी कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो, जैसा कि सर ने बताया कि पाइपलाइन यहाँ पे खाली है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में भाव ऊपर रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ने लगी है, जो सप्लाईज है वो यहाँ पर अभी कम है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जब तक इंपोर्ट नहीं होते हैं तो एडिबल ऑयल में जो कंटिन्यू तेजी बनी है वो यहाँ पर भी आगे तेजी बनती हुई दिखाई देगी। हाँ, हमारा भी अभी थोड़ा पॉजिटिव रहेगा क्रूड पाम ऑयल, रिफाइंड सोया, इवन एडिबल ऑयल्स में। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल खरीदारी के ही मौका देखना चाहिए। ओके, यानी कि निश्चित स्तरों पर यहाँ पर कुछ खरीदारी के मौके फिलहाल खाने के तेलों में बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे मिस्टर मेहता ने भी कहा कि बहुत जब बड़ी तेजी है उसकी उम्मीद भी फिलहाल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और उसमें से एक है कि इस बार फसल बेहतर होने की उम्मीद है, सरकार के पास बफर स्टॉक भी है और इसके अलावा क्योंकि मांग नहीं थी बाजारों में, तो वो जब जैसे जैसे खुलेगा तो वो भी सप्लाई यहाँ पर एकदम बाजार में देखने को मिलेगी। एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर पेरिशेबल कमोडिटीज की तरफ और प्याज की कीमतों में यहाँ तेजी देखने को मिली है। बारिश के कारण सप्लाई में कमी से कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। निसर्ग तूफान से प्याज की सप्लाई पर असर देखने को मिला है। लसलगांव में प्याज के दाम 100 रुपए बढ़कर 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। प्याज की सबसे बड़ी मंडी में आज की आवक की अगर बात करें तो 1100 ट्रक से घटकर ये 440 ट्रक रही है। तो क्लियरली सप्लाई बाजार में कम है, धीरे धीरे मांग यहाँ पर बढ़ रही है और उसका फायदा यहां पर प्राइसेस को मिला है। आपको बता दें कि निसर्ग तूफान के कारण महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक हिस्सों में काफी बारिश हुई है। हालांकि प्याज की डिमांड भी लॉकडाउन के कारण कमजोर बनी हुई है। पिछले कई दिनों में हमने देखा था कि प्याज के भावों में लगातार यहां पर मंदी चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि सप्लाईज यहां पर घटी हैं तो उसका कुछ फायदा हमने यहां पर भावों में फिर से लौटते हुए देखा है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो हम अपने दर्शकों को करेंगे शामिल, देंगे उनके सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब वो समय हो चल रहा है जब अपने दर्शकों को हम इस शो में शामिल करते हैं। सबसे पहले एक एसएमएस आया है रोहित भामा जी का दिल्ली से। ये लिखते हैं कि उन्होंने सोने का एक लॉट बिकवाली किया है 47,094 के लेवल्स पे। नवनीत ये कारोबारी हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं और सोने में फिलहाल इनकी बिकवाली है, क्या करना चाहिए इन्हें? नवनीत से यहाँ पर फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी नवनीत। नवनीत, आपको फिर से कॉल करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज में बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बिकवाली इन्होंने यहाँ पर सोने में करी है 47,094 के लेवल्स पे और क्लियरली इन द मनी है। ये 46,600 के लेवल्स हैं। इवन एज आज हमने सोने में 1% की बढ़त आते हुए देखी है, उसके बाद भी रोहित जी आप इन मनी है, क्योंकि सोने में कल की जिस तरह की मुनाफा वसूली देखने को मिली है उसका फायदा अभी भी यहाँ पर इन प्राइस है। लेकिन अनुज हमारे साथ हैं। अनुज, आप क्या कहेंगे, जो बिकवाली इन्होंने सोने में करी है, क्या इनको अपने लेवल्स यहाँ पर होल्ड करने चाहिए? बिल्कुल मनीषा जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में जो उन्होंने बिकवाली की है इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने 2 दिनों में करेक्शन आते हुए देखा है और जिस तरीके से ग्लोबल में एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए दिखाई दिया, इक्विटी मार्केट ने जो परफॉर्म किया है, तो हमें लगता है कि जो सेल कॉल है इसको होल्ड करना चाहिए। नीचे हमें लगता है 46,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो 46,000 के आसपास ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ से भी 600 रुपए की मंदी देखने को मिल सकती है सोने के प्राइसेस में, तो आप अपनी पोजीशंस होल्ड करें रोहित। यहाँ से भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, उठापटक मार्केट्स में काफी है और क्योंकि आप एक कारोबारी हैं, आप डे टू डे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आपके लेवल्स यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकते हैं। एक और एसएमएस आया है सुशील वैष्णव जी का जयपुर से। ये भी कारोबारी हैं अनुज, और पाम तेल में खरीदारी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या फंडामेंटल्स अब यहाँ पर बेहतर हैं, क्या ये एक बाइंग पोजिशन अब यहाँ पर बना लें?
देखिए बिल्कुल हमने फंडामेंटल डिस्कस किए हैं। हमें लगता है कि क्रूड पाम ऑयल में खरीदारी करना चाहिए। हमारा इसमें टॉपिक भी है। हमें लगता है कि ऊपर में 675 680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एडिबल ऑयल सेगमेंट अगर हम पूरी एग्रीकल्चर में देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि क्रूड पाम ऑयल के अंदर इनको पोजीशन बाय का बनाना चाहिए। हमें लगता है कि 10 से 15% की यहाँ पे तेजी और देखने को मिल सकती है। यानी कि सीपीओ पे यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। क्रूड पाम ऑयल में आज करीबन 2% की गिरावट है, लेकिन करंट लेवल्स यहाँ पर खरीदारी के लिए बेहतर हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज खुलेंगे और उनकी तरफ से मांग यहाँ पर बढ़ेगी और उसका फायदा यहाँ पर सीपीओ में पक्के तौर से अगले 1-2 महीने में देखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़े हैं अब ओमजी तिवारी अजमेर से। ओमजी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम क्रूड ऑयल बाय करना चाहिए यहाँ से? आप ओमजी कारोबार करते हैं, आपने पहले किया है क्रूड में कारोबार, यहाँ पर पोजीशंस ली हैं? जी जी जी, ट्रेडिंग करते हैं क्रूड में। ओके नवनीत, ओमजी जानना चाहते हैं कच्चे तेल में क्या करना चाहिए और क्या ये करंट लेवल्स खरीदारी के लिए बेहतर हैं, क्योंकि पिछले महीने की करीबन 80% की तेजी और जून में जो अब तक की 8% की बढ़त ऑलरेडी हम देख चुके हैं। क्या इन लेवल्स पे अभी फिर से नया निवेश करना चाहिए बाय साइड के लिए? जी, मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर ये एग्रेसिव ट्रेडर है और अपने स्टॉप लॉस पूरी तरह से मेंटेन करते हैं तो 2740 के आसपास बाय करने का देखिए 2700 के स्टॉप के साथ। बट अदरवाइज ये लेवल्स काफी ऊपर के लेवल्स है और एक बार क्रूड में ट्रेडिंग अवॉइड किया जा सकता है नेक्स्ट 1-2 दिनों में, जब तक कोई डेटा नहीं आ जाता है या एक बैठक के क्लियर डायरेक्शन नहीं आ जाता, तब तक इसमें चॉपीनेस थोड़ी ज्यादा रहने की उम्मीद है। नवनीत, एक और चीज, काफी सारे पॉजिटिव्स की बात हमने कच्चे तेल में शो के शुरुआत में भी करी है, लेकिन जिस तरह से माना जा रहा है कि स्पेयर कैपेसिटी अब मार्केट्स में काफी ज्यादा है, इन्वेंट्रीज अभी भी पूरी हैं और जैसे ही भाव यहां पर $36 $40 के आसपास फिर से आए हैं तो यूएस का शेल आउटपुट शायद वापस लौटता हुआ नजर आएगा। इस चीजों की कितनी कंसर्न है कि क्या इन चीजों का दबाव पड़ता हुआ देखते हैं? जी डेफिनेटली, मुझे लगता है कि ये जो रैली है इसमें बहुत ज्यादा स्टीम नहीं है। करीब मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि $2 के आसपास यानी $40 के आसपास यहाँ से फिर से एक करेक्टिव मोड शुरू हो जाना चाहिए। अब तक हमने देखा है कि जो रिग काउंट जो यूएस की तरफ से आ रहे हैं वो करीब हम कह सकते हैं कि 1/3 रिग्स अभी भी एक्टिव है और 2/3 रिग्स अभी भी पिछले 1 साल में डिसकंटिन्यू हो गए। बट इस फ्राइडे देखने लायक रहेगा कि इतने हायर लेवल्स पे जब प्राइसेस आ गए, जहाँ पे इतना अच्छा पुल बैक दिया, तो रिग्स का क्या रिएक्शन रहता है, फिर से रिग्स खुलने की बात होती है कि नहीं होती है। एंड कितने शेल ऑयल प्रोड्यूसर जो अब थोड़ी बहुत स्ट्रेस में थे, थोड़ी बहुत राहत मिली होगी उनको ये प्राइसेस आने की वजह से। बट सस्टेनेबल बेसिस पे ये भाव टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है और 40-41 के आसपास WTI में और 43-43.5 के आसपास ब्रेंट पे एक करेक्टिव स्टांस जरूर आना चाहिए। यानी कि यहाँ से $2-3 की बढ़त ऊपर में पॉसिबल है, लेकिन वो लेवल्स आपको बिकवाली के लिए यूज करने चाहिए। एक SMS है हमारे पास अब आकाश पटेल जी का अहमदाबाद से। अनुज जी कैस्टर सीड में खरीदारी करना चाहते हैं, बाइंग पोजीशंस बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आगे जाकर किस तरह के भाव यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। देखिए कैस्टर सीड में हमने लोअर लेवल से बाउंस बैक होते हुए देखा है। हमें लगता है कि अब ये बॉटम आउट होते हुए दिखाई दी है कमोडिटी। हालांकि थोड़ी वॉलिटिलिटी थोड़ी कम है, मगर जिस तरीके से यहाँ पर पैटर्न्स बन रहे हैं मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम रहेगा, तो ये बाय का कॉल इसमें ले सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में बहुत जल्दी करीबन 3700 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल बाय का ट्रेड बनाए। अभी यहाँ से 100 से 150 रुपये की तेजी और यहाँ देखने को मिल सकती है। चलिए, खरीदारी की राय यहाँ पर कैस्टर सीड में भी है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला भी है, तो वो बाय कॉल एक्सटेंडेड है। आज करीबन 1/4% आधे % की गिरावट यहाँ पर जरूर है, लेकिन ये खरीदारी के मौके हो सकते हैं। स्वाति गोयंका अब हमारे साथ बैंगलोर से फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। स्वाति हाय, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार, मैंने सिल्वर के 2 लॉट बाय किए हैं 50,590 में, तो मुझे क्या करना चाहिए? स्वाति जी ने खरीदारी करी है यहाँ पर चांदी के 2 लॉट्स पे, हायर लेवल्स पे बाइंग करी है ऑफ कोर्स, लेकिन मार्केट्स वहां से पिछले 2 दिनों में काफी हद तक मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई हैं। नवनीत, स्वाति के लिए क्या राय है? 5595 के लेवल्स पे बाइंग है, इन लेवल्स पे अब ये क्या करें? जी, चांदी एक बहुत ही हाईली वोलेटाइल कमोडिटी है और हमने देखा है कि 43,000 लेवल से 51,000 लेवल नॉन स्टॉप 1 महीने के अंदर आए थे। तो एक रिट्रेसमेंट या एक करेक्शन अभी जो हम देख रहे हैं वो सेट इन हो सकता है और 47,200 तक मेरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक भी एक करेक्शन आ सकता है।
तो आपको कोई भी तरह का पुलबैक मिले 49,000 के आसपास, तो एक सेलिंग करने के लिए या एग्जिट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दूंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर इसमें गहरा सकता है नेक्स्ट एक दिनों में। नवनीत, एक्चुअली मई के महीने में हमने करीबन 22% की तेजी चांदी में आते हुए देखी है और मल्टी ईयर हाईज यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे। अब जून के लिए क्या रेंज बनेगी, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर पोजिशनल कॉल्स भी लेके बैठे होंगे। जो आपने स्ट्रैटेजीज दी है वो शायद अगले 2-3 दिन के लिए है, लेकिन अगर पूरे महीने की बात करें तो क्या रेंज में यहाँ पर कारोबार रह सकता है? जी मनीषा जी, हमने आपके शो में कितनी बार डिस्कस किया कि 51,000 का लेवल चांदी को निकालना लास्ट 2-3 सालों में बहुत डिफिकल्ट रहा है, और अभी भी हमने देखा है कि वही लेवल्स के आसपास से सेलिंग देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनली लेवल्स 18-18.5 डॉलर के बीच में काफी स्टिफ है, बट मेरा मानना यह है कि नीचे में ब्रॉडर बेस में 47,000 एक सपोर्ट बन जाएगा और 51,000 एक स्टीप रेजिस्टेंस है। 51,000 के ऊपर कन्विंसिंगली अगर सिल्वर क्लोज करता है तो आपको 54,000 तक के लेवल, यानी 3 से 3,500 रुपए की रैली बहुत क्विक टाइम में देखने मिलेगी, जो कि चांदी का जो इतने सालों का अंडर परफॉर्मेंस है उसको कैचअप करते हुए आपको एक पॉजिटिव होप देगी। बट जब तक 51,000 नहीं निकल जाते, ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग 47 और 51 के बीच में अगले कुछ महीने में चल सकती है। एक एसएमएस ले लेते हैं। उपल जी पंजाब से हमें लिखते हैं कॉटन के बारे में, कॉटन में ये खरीदारी करना चाहते हैं। एक्चुअली काफी लोग यहाँ पर एक पोजिशनल कॉल्स लेना चाहते हैं अब अनुज, और ज्यादातर लोग खरीदारी करके बैठना चाहते हैं स्पॉट मार्केट्स में भी। कॉटन के लिए अब आप क्या राय देंगे उपल जी को? देखिए, हमने अपनी टॉपिक में कपास को ऐड किया है और कॉटन के अंदर भी हमने रिकवरी आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जिस तरीके का रेट चल रहा है वो बॉटम आउट हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि कॉटन के अंदर पोजिशनल कॉल लिया जा सकता है। अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो हमें लगता है कि ऊपर में करीबन जल्दी ही करीबन 17,000 तक के लेवल यहाँ देख सकते हैं। बॉटम आउट कमोडिटी हुई है तो यहाँ से बाई का ट्रेड बनाना चाहिए। कॉटन, कपास दोनों ही कमोडिटीज के अंदर बाई का ट्रेड पोजिशनल तौर पर भी लिया जा सकता है। चलिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा दर्शकों के क्वेश्चंस लेने की हमने आज कोशिश की है और उनकी मदद करने की भी कोशिश की है कि आपके अपनी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। अनुज और नवनीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों की वो मदद करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़।